Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of GS Central। आज का हमारा वीडियो इंडियन पॉलिटी के जुडिशरी टॉपिक से संबंधित है। जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। ये जो हमने आज का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ये इसका वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 मतलब जुडिशरी से संबंधित वॉल्यूम 1 का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। और ये जो हमारा आज का सेशन है, इसमें जुडिशरी से संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित पूरे संविधान में जो कुछ भी आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। और उनके अलावा कुछ और भी बातें हैं, उन पर भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग, जो फैक्चुअल रूप से आपके लिए जरूरी है। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि वो यहाँ पर आकर के जीएस की एक ओवरऑल तैयारी जो है वो कर सकते हैं विभिन्न परीक्षाओं के लिए। मैं ये नहीं कहता कि एसएससी के लिए ही है या ये रेलवे के लिए ही है या किसी अन्य एग्जाम के लिए है। जीएस जो है ओवरऑल हर परीक्षा का सिलेबस एक ही रहता है, क्वेश्चन पैटर्न अलग अलग रहते हैं और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग रहता है। कुल मिला के चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, अगर आपको तैयारी करनी है तो जीएस तो ओवरऑल आपको पढ़ना ही पड़ता है। तो हम लोग जो यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं और जो वीडियो आपको चैनल पर लगातार मिल भी रहे हैं, वो वीडियोज एक ओवरऑल जीएस के हैं, किसी खास परीक्षा को ध्यान में रख करके वो नहीं बनाया गया है। हाँ, मैं इस बात की जरूर गारंटी दे सकता हूं कि अगर इस प्रकार से आपने जीएस कंप्लीट किया तो आप हर परीक्षा में पारंगत हो सकते हैं। आइए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। न्यायपालिका से संबंधित संविधान के अनुच्छेद, लिस्ट ऑफ आर्टिकल रिलेटेड टू द जुडिशरी। एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इस सेशन में हम कई आर्टिकल्स पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे उनको याद करना जरूरी है। इसके अलावा अन्य आर्टिकल जो बच जाएंगे वे भी अगर याद हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं भी याद होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत उसमें नहीं है। लेकिन जो हाईलाइटेड आर्टिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसको याद करना जरूरी भी है। तो अब एक एक करके हम लोग इस आर्टिकल्स को देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा आर्टिकल नंबर 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि से संबंधित है। आर्टिकल 126 जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 127 जो है वो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तदर्थ न्यायाधीश को हम लोग एडहॉक जजेस भी इंग्लिश में कहते हैं। एडहॉक जजेस कहने का तात्पर्य है जब न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी पड़ जाती है और काम का बर्डन ज्यादा हो जाता है, उस समय सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो हैं उनको भी कुछ खास वक्त के लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए काम पर रखा जाता है, और वैसे जजों को एडहॉक जजेस या तदर्थ न्यायाधीश के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला अगर आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 128 है, उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 129 जो है वो उच्चतम न्यायालय कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, अभिलेख न्यायालय मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय को इंग्लिश में हम कहते हैं। अगला आर्टिकल 130 है जो उच्चतम न्यायालय का स्थान से संबंधित है। 131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता से संबंधित है। इस पर भी मैंने डिस्कस कर लिया है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सभी चीजों के लिए आपको जुडिशरी ऑफ इंडिया का वॉल्यूम 1 एक बार अच्छे से आप देखें, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ऑलरेडी वहां डिस्कस किया हुआ है तो फिर यहाँ उसको दोबारा डिस्कस करने से वीडियो की लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो आवश्यक अभी नहीं है। अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 132, ये कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता, सम स्पेशल केसेस जो है उसमें हाई कोर्ट से जो व्यक्ति ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए आता है तो उसके क्या कंडीशंस हैं, क्या प्रोविजंस हैं, उसके बारे में आर्टिकल 132 में दिया गया है। वैसे ही अब अपील अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो 133 जो है उसमें सिविल विषयों से संबंधित अपीलों के बारे में है। 134 में दांडिक क्रिमिनल सब्जेक्ट से संबंधित अपीलों के बारे में है। उसी प्रकार 135 जो है वो विद्यमान विधि के अधीन संघीय न्यायालय की अधिकारिता, संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट।
6 पर आते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति। ठीक है। 137 जो है वो निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनरावलोकन। अपने ही जजमेंट्स जो है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजमेंट्स की कई बार रिव्यू करता है। जैसा कि आपने प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल के केस में देखा होगा, कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर बाद में कहा कि नहीं हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स भी अपने जजमेंट्स की रिव्यू करते हैं। आर्टिकल 137 में उसकी बात की गई है। 139 में अगर देखा जाए तो कुछ रिटों को प्रत्यक्ष निपटारा करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय में दी गई है। यहाँ पर आपको याद करना जरूरी है, आर्टिकल नंबर 32 जो फंडामेंटल राइट का हिस्सा है, उसमें बताया गया है कि 5 प्रकार के रिट इशू किए जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और हाई कोर्ट के द्वारा भी। तो 5 प्रकार के जो रिट हैं ये तो बताया गया आर्टिकल नंबर 32 में। आर्टिकल 139 जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट इस आर्टिकल के अधीन उन रिटों को इशू कर सकता है। 141 अगर देखा जाए तो 141 में कहता है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों द्वारा आबद्ध कर होना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के सभी न्यायालयों का सुपरविजन का काम भी करता है। उसके द्वारा दिए गए जजमेंट्स जो है वो सब पर लागू भी होते हैं और सबके लिए गाइडलाइन का भी काम करते हैं। आर्टिकल 143 देखा जाए तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, एडवाइजरी जुडिक्शन के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जब हम पढ़ रहे थे उसका वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है और डिस्क्रिप्शन लिंक में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति किसी विषय पर उसका परामर्श मांग सकता है, यह आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग होता है। अगर इससे आगे देखा जाए तो अब हमारे सामने आ जाते हैं हाई कोर्ट्स के आर्टिकल। हाई कोर्ट के आर्टिकल में देखिए क्या क्या है। 214 राज्यों के उच्च न्यायालय हैं, राज्यों में जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके बारे में है। 215 जो है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 216 जो है उच्च न्यायालयों का गठन, स्थापना, संगठन के बारे में। 217 जो है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तें। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि न्यायाधीश चाहे उच्च न्यायालय के हो या उच्चतम न्यायालय के हो, उनका नियुक्ति उनकी राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम की सलाह पर होती है। अगला आर्टिकल देखा जाए, आर्टिकल नंबर 222, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण या ट्रांसफर। ठीक है। 223 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में, है ना। अगर अनुच्छेद 225 देखा जाए तो विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अगर आपको याद होगा तो हमने जुडिशरी के वॉल्यूम 1 वाले वीडियो में हाई कोर्ट्स की का जो जुरिडिक्शन है उसके बारे में चर्चा की थी वहां पर। तो ये आर्टिकल 225 के अकॉर्डिंग होता है। उच्च न्यायालय को भी रिट इशू करने का अधिकार होता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। देखिए, जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूं और जो हाईलाइटेड ऑलरेडी हैं भी, वे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उसको जरूर आप नोट करें और उसको याद कर लें। अनुच्छेद 227 है इसके बाद सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। हाई कोर्ट के पास पावर भी है कि हाई कोर्ट से नीचे के जो अदालतें हैं उनके अधीक्षण, उनके सुपरविजन का पावर हाई कोर्ट को भी मिला हुआ है। अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार। कई हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता उस राज्य की तो है ही और आसपास के जो संघ शासित प्रदेश हैं उनकी भी है। तो यह अनुच्छेद 230 के अनुसार है। अगला जो अनुच्छेद 231, या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कहता है। जैसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के लिए है। और भी हैं ऐसे कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं भारत में। अनुच्छेद 233 जो है वो जिला न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। डिस्ट्रिक्ट जो आपके जज हैं उनकी नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 234 में अगर देखा जाए तो न्यायिक सर्विस, जुडिशियल सर्विस में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती की बात करता है। आपको मैंने पिछले वीडियो में जो वॉल्यूम 1 का है जुडिशरी का, उसमें ये बताया था कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह पर होती है, जबकि जुडिशियल एग्जाम जो है, जुडिशियल सर्विस जो है, जुडिशियल सर्विस में सेलेक्ट कैंडिडेट
जो है वो जिला न्यायाधीश के अधीन होकर के कार्य करते हैं, उनसे सबऑर्डिनेट वो जस्टिस होते हैं, उनसे नीचे के जस्टिस होते हैं। और अगर आगे चला जाए तो अब हमें पढ़ना है भारत में मोबाइल कोर्ट। हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करें इससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो भी अनुच्छेद जुडिशरी से संबंधित थे उसको हम लोगों ने अभी तक स्टडी कर लिया है। उसमें जो हाईलाइटेड किए गए उनको जरूर से जरूर याद रखना है, अन्य भी हैं तो उनको एक बार आप पढ़ जरूर लें। अब हम देखते हैं भारत में मोबाइल कोर्ट। मोबाइल कोर्ट की शुरुआत भारत की न्यायपालिका के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है। यह मतलब गर्व की बात है कि अध्याय हरियाणा की धरती से आरंभ हुआ था। कहने का मतलब है भारत में पहले मोबाइल कोर्ट की स्थापना हरियाणा में हुई थी। अच्छा, रीचिंग द अनरिच्ड की अवधारणा के साथ मेवात जिले के पुन्हा कस्बे से देश की पहली मोबाइल कोर्ट का शुभारंभ हुआ है। एक कॉन्सेप्ट है रीचिंग द अनरिच्ड, जो लोग आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं आप उन तक पहुंचे। इसी भावना के अनुसार भारत में मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई। आरंभ हरियाणा से हुआ है, याद रखना है। सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े पुन्हा कस्बे में मोबाइल कोर्ट की शुरुआत इसलिए की गई है कि न्याय हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके लिए न्याय प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और महंगी है। उस तक न्याय की पहुंच संभव हो पाए, इस अवधारणा को लेकर के भारत में मोबाइल कोर्ट की स्थापना की गई। मोबाइल कोर्ट से उन लोगों को उनके घर के दरवाजे पर ही कम खर्चे में न्याय सुलभ है। अब उन्हें दूर दराज की अदालतों में आने जाने का खर्च वहन नहीं करना पड़ता है, अदालत ही उनके दरवाजे पर आ चुकी है। इसी प्रकार का एक अन्य कोर्ट है भारत में, कंज्यूमर कोर्ट। कंज्यूमर कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। कंज्यूमर कोर्ट इज अ स्पेशल पर्पस ऑफ कोर्ट in India that deals with issues regarding consumer disputes, conflicts and grievances. कंज्यूमर उपभोक्ता न्यायालय इसको हिंदी में हम कहते हैं। उपभोक्ता से संबंधित कोई भी अगर विवाद का विषय है, किसी कंपनी ने उसको चीट किया है, उसको ठग लिया है, उसको गलत सामान दे दिया है, उसके साथ कुछ मिसबिहेव हुआ है सामान की खरीदारी में, तो उन सभी के लिए कंज्यूमर कोर्ट की स्थापना की गई है। दे आर जुडिशरी hearing set up by government to protect consumer rights. Its main function is to maintain the fair practice and contracts by sellers. Consumer can file a case against a seller if they are cheated or exploited by seller. The court will only give a verdict in favor of the consumer या customer if they have proof of exploitation, that is bill or purchase memos. बहुत जरूरी बात है, ये ध्यान रखना, लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। कहते हैं कंज्यूमर कोर्ट में केस कर देंगे। भैया, कंज्यूमर कोर्ट में केस करने के लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। विदाउट एनी प्रूफ आप कंज्यूमर कोर्ट में जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास कोई प्रूफ है, जो सामान आपने खरीदा, बिल है, रिसिप्ट है, कोई मेमो है, वो अगर प्रूफ आपके पास है तो ही आप कंज्यूमर कोर्ट में अपने फेवर में उसका जजमेंट ले सकते हैं। If a consumer does not have a paper document required for filing a case, then it would be very difficult for consumer to win or even file a case. ठीक, और आगे चलते हैं थोड़ा। National Consumer Dispute Redressal Commission (NCDRC), a national level court, works for the whole country and deals compensation claimed exceeds rupee 10 crore. The National Commission is the apex body of consumer courts. It is also the highest appellate court in the hierarchy. इसी से एक सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन SCDRC. A state level court works at the state level which sees where compensation claimed above 10 crore, above 1 crore to 10 crore, 1 करोड़ से 10 करोड़ के जो मामले हैं वो राज्य स्तरीय कंज्यूमर कोर्ट देखता है, और 10 करोड़ से ऊपर के जो मामले हैं वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन देखता है राष्ट्रीय स्तर पर। द स्टेट कमीशन ऑल्सो हैज द अपीलेट ज्यूरिडिक्शन ओवर द डिस्ट्रिक्ट फोरम। अब इसके एक तीसरा स्टेज में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम, ये अपने जिला स्तर पर है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद केसेस वेयर द कंपनसेशन क्लेम अप टू 1 करोड़।
तो वैसे समझ में आपको आया होगा कि अगर 1 करोड़ तक का मामला है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्टेट लेवल पे, और 10 करोड़ से ऊपर है तो नेशनल लेवल पे कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम की स्थापना की गई है। वहां आप अपने मामलों की सुनवाई करवा सकते हैं। अब इस सेशन में एक और बात हमें जाननी है, वो है जनहित याचिका। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इंग्लिश में PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाता है। इन दिसंबर 1979 कपिला हिंगरोगनी filed a petition in regards to the condition of the prisoners detained in the Bihar jail whose suits were pending in court। 1979 में दिसंबर में कपिला हिंगोरानी नाम की एक महिला है जिन्होंने बिहार के जेलों में बंद कैदियों की जो दशा है उसको लेकर के एक पिटीशन फाइल किया। द पिटीशन वाज साइंड बाय प्रिजनर्स ऑफ द बिहार जेल एंड द केस वेयर फिल्ड इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिफोर द बेंच हेडेड बाय जस्टिस PN भगवती। इनका नाम जरूर याद रखिएगा। PN भगवती की कोर्ट में ये मामला आया और बिहार की में जो जेलें हैं उस समय थी और उन जेलों की जो दशा थी उससे संबंधित ये मामला था। मामले को दायर करने वाले जो व्यक्ति थी उनका नाम था कपिला हिंगोरानी और उस याचिका पर बिहार के जेल के कई और अन्य कैदियों ने भी अपने हस्ताक्षर किए थे। द पिटीशन वाज फिल्ड अंडर द नेम ऑफ अ प्रिजनर हुसैनारा खातून। नाम जरूर याद रखेंगे आप, हुसैनारा खातून। एंड द केस वाज देयरफॉर नेम्ड एज हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस केस का नाम हुआ। द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट prisoner should receive free legal aid and fast hearing. As a result, 40,000 prisoners were released from the jail. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला ये किया कि जो भी कैदी हैं उनको फ्री लीगल एड और फास्ट हियरिंग की सुविधा मिलनी चाहिए, निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए और जितनी जल्द हो सके उनकी सुनवाई होनी चाहिए। इसका रिजल्ट, इसका परिणाम ये हुआ कि करीब 40,000 कैदियों को जेल से छुट्टी मिली। Thereafter, many similar cases have been registered in the Supreme Court. It was the case of SP Gupta versus Union of India that the Supreme Court of India defined the term public interest litigation in the Indian context. तो अभी तक हम जिस केस की बात कर रहे थे वो था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस। इस केस के बाद एक केस का जिक्र हमने और किया, वो है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। और इसी केस में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की बात कही। जनहित याचिका एक ऐसा माध्यम है जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्रवाई के द्वारा अल्पसंख्यक या वंचित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक मुद्दों को उठाया जाता है। सरल शब्दों में जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक रूप है जिसके माध्यम से व्यक्ति या एक गैर सरकारी संगठन NGOs या नागरिक समूह अदालत में ऐसे मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता है जिससे एक बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है। तो कई बार ये डिमांड मेरे पास भी आ रही थी कि सर जनहित याचिका क्या होता है, एक बार समझा दीजिए। जनहित याचिका या PIL क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, वो बता दीजिए। तो इस वीडियो के जरिए मैंने ही इस समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की है। PIL के बारे में एक चीज आप और याद रखें कि भारत में PIL का जनक, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो हमेशा एक नाम जरूर याद रखेंगे, जस्टिस PN भगवती। जस्टिस PN भगवती was the justice of Supreme Court of India। और हुसैनारा खातून केस में सुनवाई और जजमेंट इन्होंने ही दिया था और इन्होंने फिर बाद में इस टर्म को और आगे बढ़ाया और इस संकल्पना का विकास भी हुआ भारत में। आज के समय में प्रतिदिन हजारों जनहित याचिकाएं देश के विभिन्न अदालतों में दायर की जाती हैं जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों से संबंधित होती हैं। और जनहित याचिकाएं जो हैं वो न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और न्याय के प्रति और न्यायालय के प्रति लोगों में जो विश्वास है उस विश्वास को और अधिक सुदृढ़ और मजबूत करने का भी एक उपाय है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
ये पूरा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।